नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुनीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या चीज होती है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज द इनएबिलिटी टू गेट एन इरेक्शन, मेंटेन एन इरेक्शन एंड आल्सो लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर बिकॉज ऑफ योर इनएबिलिटी टू गेट द इरेक्शन। अब इससे पहले हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आगे बात करें, पहले ये जानते हैं कि इरेक्शन होती कैसे है। जब भी हमें कोई सेक्सुअल स्टिमुलस मिलता है, साइट, साउंड, स्मेल, टच, तो उससे या फिर कोई ख्याल भी आया तो उससे हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे पीनिस की ओर। उस सिग्नल से हमारे पीनिस में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियां होती हैं, वो खुल जाती हैं। उससे खून पीनिस में जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, इससे हमारी इरेक्शन होती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे होता है? या तो हमारा सिग्नल नहीं जाता है या फिर हमारी ब्लड वेसल्स खुल नहीं पाती हैं पीनिस की। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है दो प्रकार का, एक होता है साइकोजेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक। साइकोजेनिक जैसे नाम कहता है, सजेस्ट करता है कि साइकोलॉजिकल कारण की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल कारण आपका पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, स्पाउस से तड़प झड़प हो, फैमिली का कोई स्ट्रेस हो, कोई किसी और आपके काम पे किसी कॉलीग से लड़ाई हो, आपको ओवरऑल वर्क का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा लंबे आवर्स आप काम कर रहे हैं। इस प्रकार के स्ट्रेस के कारण आपको ब्रेन में सिग्नल्स ही नहीं पहुंचते पीनिस में, क्योंकि आप इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं सेक्स करने के लिए, इसीलिए आपको इरेक्शंस नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, इस स्ट्रेस को दूर करेंगे तो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है। अगर आपको मास्टरबेशन और मॉर्निंग के टाइम में इरेक्शंस प्रॉपर्ली आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि साइकोजेनिक ईडी आपको हो है। अगर आपको मॉर्निंग के टाइम और मास्टरबेशन के टाइम भी इरेक्शंस नहीं आ रही हैं, then it means that you might have organic erectile dysfunction. अब organic erectile dysfunction के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप you'll be astounded to know that about 40% of males above the age of 40 have erectile dysfunction which is organic in nature. सबसे common cause organic erectile dysfunction का होता है मोटापा, हार्ट डिजीज, आपको डायबिटीज, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो, हाइपरटेंशन, इस प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इन लाइफस्टाइल डिजीज के कारण ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और रेयरली कुछ लोगों को दवाइयों से साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हो जाए या किसी सर्जरी के बाद कहीं नर्व इंजर हो जाए तो उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। उससे भी ज्यादा रेयर कुछ कारण होता है हार्मोनल कॉजेज, जिसमें या तो थायराइड की दिक्कत हो या फिर आपको कोई मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम हो। इन सब चीजों की वजह से आपको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो जब भी हमें कोई ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सस्पिशन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑर्गेनिक और साइकोजेनिक में कौन सा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम किससे डील कर रहे हैं। साइकोजेनिक और ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में अगर आपको कंप्लीटली 100% सर्टेनिटी से ये जानना है कि कौन सा किसका क्या कारण है, तो एक स्कैन होता है, उसे कहते हैं पीनाइल कलर डॉपलर। पीनाइल कलर डॉपलर से हमें यह पता चल जाता है कि जब इरेक्शन होती है तो इरेक्शन के टाइम में हमारी पीनिस की खून की नलियों में कितना ब्लड जा रहा है। तो पीनाइल कलर डॉपलर से यह पता चल जाता है कि जो कारण है उसका साइकोलॉजिकल है या फिर ऑर्गेनिक है। इसके अलावा कुछ जांचें होती हैं जो बेसिक हम कराते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, ये जानने के लिए कि ऑर्गेनिक कॉज क्या हो सकता है। तो मेल हार्मोन्स पहले देखते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन्स भी हम चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये कुछ जांच होती है जो हम जानने के लिए करते हैं कि कोई हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से तो नहीं है। इसके अलावा शुगर यानी कि HbA1c, हाई कोलेस्ट्रॉल और BP रेगुलर हमें चेक करना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं उसकी कारण तो नहीं है। अब एक बार आपको ये डायग्नोज हो गया कि ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है? देखिए, जब भी हम किसी भी डिजीज को मैनेज करते हैं तो ग्रेडेड मैनेजमेंट होती है। जो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वो टॉप पे आती है और जो हमारा लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। अब हमारी सबसे पहली जो इसमें प्रायोरिटी होती है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा, गुटखा ऐसा कोई भी नशा करते हैं तो फौरन सारे के सारे बंद कीजिए अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से मुक्ति पानी है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो जाती है रिस्क अगर आप स्मोक ज्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ऑन अ डेली बेसिस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि आप पूरे दिन एक डेस्क पे बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, उससे भी काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का। अगर आपके डाइट हेल्थी नहीं है, आप फल सब्जियां नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाजार का खाना खाते हैं और पैकेज्ड खाना खाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण एक वो बन सकता है। इसके अलावा आप नींद थोड़ा सा रेगुलरली लीजिए। अगर जिन लोगों को नींद कम आती है या लोग बहुत ज्यादा कम सोते हैं, 4-5 घंटे सोते हैं, उनको भी इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लीमेंटेशन विद न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब इससे पहले हम बताएं सप्लीमेंट्स के बारे में, पहले जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल क्या चीज होती है।
न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी food or any component of food or a component of a food source which has medicinal properties. अब erectile dysfunction में किन किन nutraceuticals का evidence है? Tribulus terrestris, pine bark, सफेद म्यूसली, अल्फा योइम्बिन, ऐसे अन्य और बहुत सारे हैं जिनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा एविडेंस है। आप इसके बारे में नेट पे भी पढ़ सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं ये वाले सप्लीमेंट्स। अगर आपको सप्लीमेंट से भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने सुना ही होगा, वायग्रा। वायग्रा यानी कि सिल्डेनाफिल। इसके 3 अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं, इंडिया में अवेलेबल होते हैं, सिल्डेनाफिल, टाडेलाफिल और वर्डेनाफिल। तीनों दवाइयों की लगभग एफिकेसी सेम ही है, बस इतना ही अंतर है कि कुछ एक दवाई का असर 8 घंटे रहता है, कुछ एक दवाई का असर 18-20 घंटे रहता है और एक दवाई का असर 48 घंटे तक रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी लिबिडो कितनी है, सेक्स ड्राइव कितनी है, आप अपना हिसाब से मेडिसिन डॉक्टर से कह के चूज कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी असर नहीं होता है तो नॉन इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स कुछ आ गए हैं आज की तारीख में जो लेटेस्ट हैं। मैं खुद ये प्रोसीजर का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली करता हूँ। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। ये इनिशियली पेरोनीज डिजीज में इसका एविडेंस आया था, लेकिन आज की तारीख में ऑर्गेनिक ईडी में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल आने लगा है। ESWT इसके अंदर करते क्या है, इसमें एक प्रोब होता है, उसको हम सीधा जो पेशेंट की जो पीनस होती है यानी कि लिंग होती है उस पर डायरेक्ट अकूस्टिक शॉक वेव्स देते हैं। अकूस्टिक शॉक वेव्स देने से क्या होता है, जितने भी पीनस के अंदर अगर खून की नलियों में अगर कोई ब्लॉकेज होगी फैट की वजह से या किसी भी और कारण से, तो जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है उस शॉक वेव से, और इसका असर अब ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स तक का एविडेंस है कि इसका असर रहता है। अगर इन नॉन इंटरवेंशनल प्रोसीजर से भी आपको असर नहीं आता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में क्या होता है, एक पैपावरिन इंजेक्शन नाम की चीज आती है जिसको आप पीनिस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं सेक्स के जस्ट पहले। हालांकि मैं समझ सकता हूं आप सोच रहे होंगे इससे बहुत दर्द होती है, बिल्कुल कुछ लोगों को काफी दर्द होती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, सोच समझ के ही लेना होता है। और आखिरी विकल्प जो होता है वो होता है सर्जरी। अगर आपको किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आखिरी विकल्प आपका होता है सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, एक परमानेंट एक पीनाइल प्रोस्थेसिस दिया जाता है जिससे कि आपको परमानेंटली एक इरेक्शन मेंटेन ही रहती है, जिससे आप जब भी चाहें सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये सर्जिकल ऑप्शन है तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, लास्ट में ही इसको अपनाते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के।